जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और पहला चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने इसमें जाना। आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी विस्तृत बातें की और साथ में हड़प्पा सभ्यता का अंत, जो पतन किस प्रकार से हुआ, संभावित कारणों के ऊपर बात कर ली। अब आपके दिमाग में आ सकता है तो फिर अब इसमें और क्या बच गया? अभी भी कुछ बचा हुआ है, अभी भी कुछ बातें हैं वो अधूरी है। वो इसलिए अधूरी है भी इन बातों को जिन लोगों ने हमें बताया, जिनको हम पुरातत्वविद कहते हैं, उन्होंने इसकी खोज किस प्रकार से की, उनके सामने खोज के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आई, किस प्रकार से खोजी गई चीजों का वो क्लासिफिकेशन करते थे और खुदाई के दौरान किस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो फिर किस प्रकार से और काम आगे हुआ। और साथ में ये भी जानेंगे क्या एक पुरातत्वविद ने जो बात बता दी क्या वो शाश्वत सत्य है या उसकी बात को भी किसी ने क्रॉस किया है, या और भी कुछ अभी अधूरा है, क्या हमें और भी बातों की आवश्यकता है, या जो चीजें हैं वो हमारे सामने भविष्य में सामने आएगी क्या। इन सभी बातों को आज की इस क्लास के अंदर हमें जानना है। और इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न मिलेंगे। स्कूल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे पहली क्लास से, जहां हमने बात की थी भी 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है और अलेक्जेंडर कनिंघम है वो इसके पहले डायरेक्टर जनरल है, वो बनते हैं। इन डायरेक्टर साहब की रुचि थी भी भारत का जो इतिहास प्रारंभ हुआ है वो 600 बीसी से इन्होंने माना, तो इसलिए इनका जो इंटरेस्ट था ना वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक की चीजों के बारे में खोजना था। और इसके लिए वो जो इस्तेमाल करते थे जिन चीजों का, वो थी चीनी बौद्ध जो तीर्थ यात्री यहां पर आए थे उनका जो क्लासिफिकेशन, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था उसका इस्तेमाल करते थे। और ज्यादातर इनकी रुचि थी सांस्कृतिक महत्व की चीजें हैं उनके बारे में खोजना और उनके बारे में नई नई जानकारी है वो प्राप्त करना। जब हड़प्पा सभ्यता संबंधी चीजें इनके सामने आई तो ये जिस तरीके से सोचते थे उस हिसाब से वो इनके ढांचे के अंदर सेट है वो नहीं बैठ रही थी, क्योंकि ये तो चीनी यात्रियों को जो यात्रा कार्यक्रम था उसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहे थे। जो क्या कहते थे, वो ये कहते थे भी भारत की जो आरंभिक इतिहास की बात अगर करें तो वो गंगा नदी घाटी से प्रारंभ होता है। तो इसलिए इनके सामने जब हड़प्पा सभ्यता वाली मोहर आई तो इन्होंने उसको गंगा घाटी की तरफ है उसके हिसाब से सोचना स्टार्ट किया। इन्होंने ये सोचने में कामयाब नहीं हो पाए भी इससे पहले भी उस दूसरी साइड के अंदर भी कोई सभ्यता यहां पर विकसित हुई होगी। तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा भी ये अपने काम के अंदर हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर मिली उसको अच्छे से नहीं जान पाए और हम उस टाइम इसकी जानकारी से अनभिज्ञ रह गए। इस प्रकार की बातें हमारे सामने आ गई थी। फिर आपको यह पता है दूसरे डायरेक्टर जनरल जो बने थे उस टाइम, जॉन मार्शल के दौरान 1921 की अगर हम बात करें तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा के अंदर खुदाई की थी और जो वहां पर मोहर है वो प्राप्त की थी। उसके बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, खुदाई की थी, वहां पर भी मोहरें वही मिली जो कि उनको हड़प्पा में मिली। ये बात जब जॉन मार्शल के पास पहुंची तो 1924 के अंदर इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के दूसरे डायरेक्टर जनरल ने दुनिया के सामने ये एक नई सभ्यता की घोषणा कर दी और कहा भाई साहब, ये कनिंघम भाई साहब जहां से कह रहे हैं ये कहानी तो और पीछे से स्टार्ट होती है। और इसी बात को एक पुरातत्वविद हुए एस.एन. राव, इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस.एन. राव की लिखी हुई बहुत प्यारी बुक। और उसमें उन्होंने क्या कहा
कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 साल पीछे छोड़ दिया, क्योंकि कनिंघम तो 600 से आगे की बात कर रहा था, 600 बीसी से, ये तो और पीछे यानी 3000 और पीछे लेकर चला गया। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं ना भी 3300 3400 बीसी से है वो ये सभ्यता वहां पनपी होगी। तो ध्यान रखिएगा ये बात किसने किसके लिए कही थी, ये अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और हड़प्पा के दौरान जो प्राप्त मोहरें थी, जो मोहरें मिली, वो विश्व के न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली उससे, बल्कि उससे यह भी पता चला भी वो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के टाइम की है? मेसोपोटामिया के टाइम की है। तो दो बहुत प्यारी बातें मिलती है। और जॉन मार्शल का जो कार्य है वो बहुत ही परिवर्तन का काल माना जाता है, और ये भारत में कार्य करने वाले पहले प्रोफेशनल पुरातत्वविद है वो रहे थे। और इनको है ना पहले भी ये जब ये अंग्रेज थे पहले भी ये दूसरी जगह ये कार्य कर चुके थे। वो इलाका था यूनान और क्रीट, यूनान यानी ग्रीस जिसको हम कहते हैं। तो यूनान आप देखेंगे यूरोप के अंदर ये जो ग्रीस है यूनान, और इसके नीचे ये एक द्वीपीय क्षेत्र क्रीट, यहां पर भी जॉन मार्शल ने काम किया था। तो जब ये भारत में काम कर रहे थे तो वहां का अनुभव है वो यहां पर भी इनके काम आया। और इनका जो ज्यादा इंटरेस्ट था, जैसे हमने बात की कनिंघम भाई साहब का इंटरेस्ट किसमें था? ज्यादातर उनका था सांस्कृतिक महत्व की चीजों को ढूंढना, और इनका जो था इंटरेस्ट के दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने का जिज्ञासा ज्यादा थी, भी डेली लाइफ उनकी किस प्रकार से रही होगी, इसके ऊपर इन्होंने ज्यादा काम है वो किया। इंटरेस्ट आता था उनको इस काम के अंदर। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन भी, जॉन मार्शल ने जब खुदाई का काम किया था तो उस टाइम उसने किस तकनीक का इस्तेमाल किया? बताना चाहूं जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वो बहुत त्रुटिपूर्ण तरीका था, लेकिन फिर भी अपना काम इन्होंने किया। एक बहुत बड़ी त्रुटि थी और वो ये थी कि पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा करके पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ खुदाई करने का प्रयास करते थे। अब इस बात को आप आसानी से इस प्रकार समझिए, जैसे ये कोई मकान है, यहां पर आप देख पा रहे हो ये मकान की 2 दीवारें बची हैं, ये मकान गिर गया। अब जब भी कोई मकान गिरता है या कोई भी मलबा होता है, आप किसी भी तरीके से चाहे बाहर डाल रहे हो या वो वहीं पड़ा है, तो आप देखते हो इस प्रकार का एक ढेर बनता है, इस प्रकार का एक ढेर, ये एक ढेर बनता है इस प्रकार से। तो पहली बार कोई चीज गिरी होगी तो यहां जैसे ये हमने यहां एक डायग्राम से इसको समझने के लिए यहां प्रदर्शित किया है, ये एक ढेर बन गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऊपर और भी तो चीजें जमती जाएगी। हो सकता है ये ढेर है वो वहीं रह गया, यहां पर बाद में बहुत सालों बाद में मिट्टी वगैरह डाल दी, या नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से यहां पर भी मिट्टी वगैरह भर गई या कोई और चीज आकर गिर गई। फिर यहां के ऊपर नया मकान गिर गया, यानी नई बस्तियां बस गई, कल को वो भी गिर गई तो गिरते ही ये शेप आ गई, फिर कोई और बस्ती बस गई। तो हमेशा ये जनरली आप सबको अच्छे से पता है भी मलबे के ढेर हैं वो मोस्टली इस प्रकार से ही मिलते हैं। इन्होंने जो अध्ययन का जो तरीका अपनाया था तो इस प्रकार से चीजों को काटा। तो अब जैसे ये एक ढेर, फिर इसके ऊपर दूसरा ढेर, इसके ऊपर तीसरा ढेर, तो ये इस प्रकार से खुदाई करते थे क्षैतिज हॉरिजेंटल रूप से। अब जब हॉरिजेंटल रूप से खोज करोगे तो आप देखो ये पहला घेरा भी इसके अंदर आ गया, यहां दूसरा घेरा यानी दूसरे टाइम की बस्तियों का, ये तीसरे टाइम की बस्तियों का घेरा भी इसके अंदर आ गया। तो जब आप इस पूरी लेयर की हॉरिजेंटल तरीके से यानी खुदाई की तो यहां जो चीजें मिली इस इतने एरिया में, यहां जो चीजें मिली और यहां इस जगह जो चीजें मिली, तो वो है तो टाइम पीरियड अलग अलग, लेकिन इन्होंने तो अपनी खुदाई के अंदर एक ही टाइम की मानते हुए उस पर काम स्टार्ट किया। ये गलती इनसे हुई, यानी खुदाई के काम में इन्होंने जो हॉरिजेंटल तरीका अपनाया था वो सही नहीं था।
जबकि हमें पता है लेयर इस प्रकार से बनती है। तो हमें खुदाई भी लेयर के अकॉर्डिंग, स्तर विन्यास के अनुसार करनी चाहिए थी। ये त्रुटि है वो जॉन मार्शल से हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, आगे एक्सप्लेन कर रहा है भी अलग अलग स्तरों से संबंधित होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था भी हाँ ये चीजें उस टाइम की है और इस काम में आती होगी। परिणाम स्वरूप इन खोजों से प्राप्त हो सकने वाली बहुमूल्य जानकारी सदा के लिए लुप्त हो जाती थी। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो यहां बनता है। अब टिल्ला कैसे बनता है उसके ऊपर भी हमने ये बात कर ली। अब बात करें इसके अंदर सुधार किसने किया, यानी जॉन मार्शल की इस त्रुटि को दूर किया व्हीलर ने। व्हीलर पूरा नाम REM व्हीलर, एक नई तकनीक है वो हमें दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भी क्षैतिज तरीके से खुदाई करने की बजाय टीले के स्तर विन्यास के आधार पर खुदाई करनी चाहिए थी। अब थोड़ा सा मैं वापस जा रहा हूं, पिछली स्लाइड पे जाऊं भी, वहां हमने क्या कहा, जॉन मार्शल ने त्रुटि की। अब हो सकता है वो लंबी चौड़ी लाइनें आपके दिमाग में नहीं आए, तो कोई बात नहीं, आप चीजों को और इजी कीजिए। वो ये है भी जॉन मार्शल ने अपनी खुदाई के अंदर क्षैतिज तरीके को अपनाया था, या जॉन मार्शल ने क्षैतिज तरीके से खुदाई की थी, ये उनकी त्रुटि थी। और उसके बाद में व्हीलर भाई साहब जब आए, ये भी डायरेक्टर जनरल रहे, तो ये इन्होंने कहा किस आधार पर, स्तर विन्यास के आधार पर। ये देखिए यहां पर एक डायग्राम भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया, वही भी इस प्रकार से खुदाई होनी चाहिए भी। आप जिस प्रकार से ये लेयर जमती है उसी हिसाब से आपको करनी चाहिए थी खुदाई। और जो सबसे नीची है वो उतनी ही पुरानी लेयर है, फिर वो उससे नई, उससे नई। तो सबसे पुरानी परत यानी पुराने टाइम की बस्तियों के अवशेष नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर। और इस तरीके से तिरछे तरीके से जैसे मलबे जमते हैं उसी के अकॉर्डिंग है वो इस्तेमाल करना चाहिए था। क्योंकि ये व्हीलर भाई साहब आर्मी के अंदर ब्रिगेडियर रहे थे, तो इन्होंने आर्मी के अंदर जो चीजें सीखी उनको भी यहां, उनकी एक्यूरेसी को भी, उसके सिस्टम को भी यहां पर फॉलो किया था। अब बात आती है भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करना। आज के भारत के हिसाब से अगर हम देखें और जो हमने विकसित हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो देखे मानचित्र के ऊपर, वो या तो यूं कह सकते हैं भी थोड़ा बहुत मेल खाता है, या अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया, क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और ज्यादातर जो एरिया है जो उस स्थल का है वो कहां चला गया, वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो फिर भारतीय जो पुरातत्वविद हुए उन्होंने फिर नए तरीके से इसके जो स्थलों को ढूंढने का काम जारी किया भी भारत के अंदर ये कहां कहां और इसके अंदर हमें चीजें हैं वो मिल सकती है। तो कालीबंगा, लोथल, राखी गड्डी, बनावली, धोलावीरा, जिनके बारे में हमने पहले परिचय प्राप्त कर लिया, तो इनकी खोजें हुई और आज भी खोज बंद नहीं है, ये कार्य कंटिन्यूअस है, वो चल रहा है। अब बात करें 19वीं सदी यानी 1900 के बाद की बात है, तो कुछ नए प्रश्न हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते गए, कुछ और बातें हैं निकलकर वो भी सामने आने लगी। कुछ पुरातत्वविद सांस्कृतिक महत्व को जानने का प्रयास करते थे, जिसमें हमने बात की थी, ये कनिंघम की बात की थी। और कुछ अन्य पुरातत्व जो विद है वो विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे के कारणों का जानने का प्रयास करते थे। कोई बस्तियां कहीं बसी हुई, कोई सभ्यता वहां थी तो वहीं पर क्यों थी, इसके ऊपर जानने का वो प्रयास है वो करते थे। वे पुरावस्तुओं की संभावित उपयोगिताओं का जानने का प्रयास करते थे भी, उनकी क्या यूजेस हैं वो डेली लाइफ के अंदर वो करते थे। जैसे नाम आता है जॉन मार्शल का। 1980 के दशक में अंतरराष्ट्रीय लोगों की, विदेशी लोगों की भी रुचि बढ़ी, वो भी यहां आकर खोज का काम करने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर भारतीय, पाकिस्तानी और विदेशी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने संयुक्त रूप से भी काम किया है।
और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का वो प्रयोग करते थे। मिट्टी, पत्थर, धातु की बनी हुई चीज, कोई वनस्पति या जानवर के अवशेष मिले हैं तो उनकी सतह का अन्वेषण यानी खोज और साथ जो भी उपलब्ध सबूत होते थे उसके हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण करते थे। बहुत ही बारीकी से यहां पर मिलकर किस प्रकार से ये काम ये इस अंग्रेज के निर्देशन में बहुत ही यहां पर ये कर्मचारी लगा रखे और बहुत ही साफ सफाई से बहुत ही ब्रुश ले लेकर एक एक कण के ऊपर काम है वो करते थे, जो कि ये भविष्य में बहुत ही रोचक जानकारियां हैं कि शायद इससे निकल कर आ जाए। अब बात करें, अगला टॉपिक है चीजें तो खोज ली, अब उन खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार से। भी कोई पूरा वस्तु खुदाई से मिल गई, उनको क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया जाता था। तो आपको पता है हड़प्पा लिपि से हमें कोई जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसके ऊपर जो लिपि लिखी हुई है उसको हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो जानकारी हमें मिलती है वो भौतिक साक्ष्यों से, यानी जो वस्तुएं वहां मिली है उसी से हम आइडिया लगाते हैं, अर्थात उसी से उस प्राचीन इतिहास को पुनर्निर्मित करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रिस्ट्रक्चर उसको किया जाता है। जैसे मृद भांड, ईंट, मनके, पत्थर, औजार, आभूषण, ये घरेलू सामान के बारे में हम सारी चीजें हैं वो जान चुके हैं। और हमें ये पता है जो भी जैविक चीज होती है मोस्टली वो जमीन में जब दब जाती है तो या तो वो रूप बदल लेती है और या फिर वो खत्म हो जाती है। जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे हैं, ये जैविक वस्तुएं हैं, वो वहां सड़ गल गई होगी, ये तो अपने को सामान्य जानकारी है। अतीत के पुनर्निर्माण का आरंभिक चरण वस्तुओं की पुनः प्राप्ति होता है। खुदाई की, जो पहले दबी हुई वापिस प्राप्त कर लिया, पुनः प्राप्त कर लिया, और इसके बाद उनकी खोजों का वो करते हैं वर्गीकरण। तो अब बात करें भी वर्गीकरण का आधार, दो प्रमुख आधार हैं। एक तो ये हो गया भी पूरा वस्तुओं को वो प्राप्त करते हैं, एक सामान्य आधार पत्थर, मिट्टी, धातु वस्तुएं, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है भी कौन सी धातु मिली। उसके बाद में दूसरा और अधिक जटिल वर्गीकरण वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो किस प्रकार की वस्तुएं मिली, लकड़ी की मिली, धातु की मिली, हड्डियों से बनी हुई मिली, किस प्रकार की मिली, और दूसरा है उनका यूजेज किस प्रकार से होता था, उनका इस्तेमाल खेती में होता था, कोई धार्मिक कार्य में होता था, व्यापार के लिए होता था, इसके आधार पर किया जाता है। और उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों को यह निश्चित करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है भी कोई पुरा वस्तु एक औजार हो सकती है, एक आभूषण हो सकता है, फिर या दोनों ही हो सकती है, या फिर कोई धार्मिक इस्तेमाल वाली कोई चीजें हैं, ये क्लियर करना पड़ता है। तो पुरा वस्तुओं की उपयोगिता को समझना, किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता को प्राय आधुनिक समय में हम कोई चीज का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। भी आज हम तलवार का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, कड़छी का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, फिर उनसे मिलती जुलती हुई चीजें जब मिलती है तो हम ये आइडिया लगाते हैं भी शायद उस टाइम भी इन चीजों का इसी रूप में इस्तेमाल है वो किया जाता होगा। तो कुल मिलाकर जब हम पीछे जाते हैं इतिहास में तो वर्तमान के साथ जोड़कर उन चीजों का अर्थ निकालते हैं। यही तरीका पुरातत्वविदों ने सोचा, तभी हमने जो चक्कियां मिली है, कोई बर्तन वगैरह मिले हैं, उसको हमने बताया है भी ये किस तरीके से इस्तेमाल है वो होती थी। और किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ में भी करते हैं जिससे वह मिलती है। कोई चीज मिली तो वो कहां पर मिली, जैसे घर के अंदर मिली, नाले में मिली, कब्र में मिली, या भट्टी में मिली, कहां मिली। अब जैसे हमने पढ़ा था भी, जब ये शवाधान के अंतर्गत ये बोडियां मिलती है तो यहां पर कुछ चीजें मिलती है, तो इसका मतलब ये उसके जीवन से जुड़ी हुई होगी। हमने ये भी जाना कोई ज्यादा महंगी चीजें नहीं मिली, तो इसका मतलब महंगी चीजें हैं वो उस बॉडी के साथ है वो नहीं दफनाते होंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ती जाती है, पुरातत्वविद इनके हिसाब से काम करते जाते हैं। तो आप देखिए अब तक हम चैप्टर में जो चीजें पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम पुरातत्वविदों ने जो काम किया उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा भी है वो लिया जाता है जो डायरेक्ट रूप से हमारे सामने नहीं है। जैसे बात करें भी
हड़प्पा से कपास के टुकड़े मिले हैं। अब कपास के टुकड़े मिले हैं, अब अपने को कोई वस्त्र तो मिले नहीं, वहां पर कोई ड्रेस थोड़ी मिली है, वहां पर अगर कोई थी तो वो मिट्टी में गल गई। तो फिर हम उसका आइडिया किससे लगाते हैं? याद कीजिए इस फोटो को जिसको पुरोहित राजा कहा, और इसके वस्त्र देखिए कितने सुंदर डिजाइन से ये बनी हुई कलाकृतियों के। तो ऐसा लगता है भी इन मूर्तियों के चित्रण को देखकर ही हम बता सकते हैं भी इस प्रकार से सुंदर सुंदर कपड़े हैं वो बनाते होंगे। इसी प्रकार संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करने की बात करें तो पुरातत्वविद होते हैं, वो पुरावस्तुओं के संदर्भ को भी समझना पड़ता है। ये संदर्भ भी, जैसे पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक उन्होंने उसके समझने के लिए सही संदर्भ है वो नहीं मिल गया। जैसे मेसोपोटामिया के साथ उस टाइम के साथ कंपैरिजन हुआ, मेसोपोटामिया में हुई खुदाई से हड़प्पा जैसी मोहर मिली तो पता चला भी हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो हमें सही टाइम पीरियड है वो भी बताना होता है उनको इस चीज के अंदर। इसके बाद बात करें अंतिम टॉपिक अपना, बहुत प्यारा टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है भी अतीत के पुनर्निर्माण में पुरातत्वविद जब व्याख्या करते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं हैं वो उनके सामने आती है। एक छोटी समस्या तो हमने देखा था भी वहां पर किसका राज रहा होगा, इसको लेकर अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। हाँ, एक पुरोहित राजा के बारे में हमने थोड़ा उसके जरूर है वो आइडिया पुरातत्वविदों ने लगाया है। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर उन्होंने फेस की है तो वो धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में की है भी। वहां का ये धार्मिक रूप से कल्चर है वो किस प्रकार से था, तो ये सबसे बड़ी समस्या है वो पुरातत्वविदों को हुई है। उनको इतिहासकारों को लगता था कि भी कुछ असामान्य और अपरिचित जो वस्तुएं मिली है ना वहां पर, जिसके बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा भी, शायद वो धार्मिक महत्व की हो सकती है, उनके धर्म कर्म से जुड़ी हुई हो सकती है। इधर आप देखेंगे एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर, एक मूर्ति वहां पर मिली है। मूर्ति कला भी उस टाइम की शिल्प कला बड़ी शानदार रही है। यहां ये इस प्रकार से ये इसके अंदर खूब सारे आभूषण से दिखाई दे रहे हैं। तो आभूषणों से लदी हुई नारी की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जिसमें कुछ शीर्ष पर यानी ऊपर वाले भाग में गले के अंदर कुछ विस्तृत श्रृंगार भी हैं, और इसे उन्होंने मातृ देवियों की संज्ञा दी गई है भी, शायद ये उनकी देवी होगी जिसकी ये पूजा करते होंगे। और दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियों को भी इसी वर्ग में रखा गया, और एक विशिष्ट मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था। एक जगह ऐसा भी है भी एक हाथ घुटने के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, और इसे पुरोहित राजा की मूर्ति है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल की गई। कुछ चीजें ये थी भी आनुष्ठानिक जो यज्ञ वगैरह करते हैं उनकी संरचनाओं के बारे में बात करें तो इसमें आनुष्ठानिक महत्व को माना गया है। कई चीजें जो मिली है इनमें से जो विशाल स्नानागार मिला है जिसके बारे में हम जान गए हैं ना भी, शायद यहां पर सामूहिक रूप से स्नान का काम, नहाने का काम है वो होता होगा। जैसे आजकल लोग नहाने के लिए कोई हरिद्वार जाता है, कहीं जाता है, तो शायद इस प्रकार से वहां होता होगा। इसी प्रकार हमने जाना था भी कालीबंगा और लोथल के अंदर कुछ यज्ञ करने वाली वेदियां हैं, यज्ञ कुंड है वो भी मिले हैं, और कुछ मोहरों के ऊपर अनुष्ठान के दृश्य हैं वो भी मिले हैं। खूब सारी मोहरें मिली हैं, और इनके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है भी। आइडिया लगाया जा रहा है भी शायद ये काम वहां इनसे होता होगा। वृक्षों की क्या पूजा होती थी या नहीं होती थी, इसके लिए उन्होंने ये आइडिया लगाया भी मोहरों के ऊपर पेड़ पौधों के चित्र मिले हैं जो ये बताते हैं भी उस टाइम प्रकृति की पूजा होती होगी। आप ये इस मोहर पे आप देखेंगे यहां, और इसी प्रकार ये यहां पर अलग अलग तरह के यूं पेड़नुमा चीजें हैं वो मिल रही है, और मोहरों पर कुछ जानवरों के चित्र भी हैं। जैसे ये एक सींग वाला हमने श्रृंगी देखा था, तो उससे लगता है भी ये प्रकृति की जो पूजा है वो करते होंगे, प्राकृतिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल है वो करते होंगे। अब बात करें भैया देवी की बात होगी, देवताओं के ऊपर बात करें तो शिव जी की पूजा और शिवलिंग की पूजा के बारे में इनके क्या आइडिया है। ये फोटो देखकर कुछ याद आ रहा है? पहले कर ली, जब हमने
मुद्रांकन पढ़ा था तो हमने कहा भी शायद ये कुछ मोहरें हैं, ये स्टैंप है जिनकी सहायता से मोहर बंदी है वो की जाती होगी। अब इनको देखकर ये भी तो लगता है भी जैसे ये शिवलिंग की आकृति के हैं। ये कुछ ऐसी मूर्तियां, कुछ मोहरें ऐसी भी मिली है जिसमें इस प्रकार से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, योगी की तरह दिखाई दे रहा है, तो क्या शायद ये भगवान शिव बैठे होंगे। तो इनको देख देख कर भी आइडिया लगा रखा है। कोई कहता है ये शिवलिंग है, कोई कहता है ये स्टैंप लगाने वाली मोहर है। तो देखिए कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठाया दिखाया गया है, और कभी कभी उसे जानवरों से घिरा हुआ भी दिखाया गया है। ये जानवर भी हैं इसके चारों ओर, ये देखिए यहां पर ये जानवर भी हैं। तो इसे आद्य शिव माना है। इतिहासकारों ने इसे कहा भी ये आद्य शिव है, जो हिंदू कार्य के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप यानी शिव का प्रारंभिक रूप है, वो यहां पर है भी। इसके अलावा पत्थर की जो शंकुनुमा वस्तुओं के लिंग के रूप में माना गया है, जिसकी पूजा शायद वो भगवान शिव के रूप में ही करते होंगे। तो इसका एक चीज तो ध्यान रख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्वविदों ने हमें ये बता दिया है भी भगवान शिव भी शायद उस टाइम पूजे जाते रहे होंगे, शिवलिंग की पूजा होती होगी। ये आइडिया है, कोई हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य इसके नहीं है। इसके साथ साथ बात करें तो अब बाद में आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानता के आधार पर वही बात आ गई वापिस भी आज के हिसाब से पुराने टाइम में धर्म कैसा रहा होगा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया इन्होंने, और इसके आधार पर वही इतिहासकार ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जो आज पता है उससे जो पहले क्या होता था उसकी जानकारी, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर है वो इतिहासकार चलते हैं। और यह नीति पत्थर की चक्कियों पात्रों के संबंध में तो उचित लगती है, लेकिन धार्मिक विश्वास के मामले में उचित नहीं जान पड़ती है। कुछ इतिहासकारों में इनके अंदर विरोधाभास भी है। जैसे कि आद्य शिव की जो हमने अभी अभी बात की कि मोहरों को ही ले, सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, जो 1500 से 1000 बीसी के बीच संकलित हुआ। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद कब संकलित हुआ? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित हुआ। इसके अंदर रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के अंदर रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, और बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयोग किया गया है। तो कब उसके अंदर जो रुद्र है, फिर यह कहा गया भी ये रुद्र है वो कौन है? कि भगवान शिव ही है। परंतु शिव के विपरीत ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन न तो पशुपति यानी पशुओं का स्वामी और न ही एक योगी के रूप में किया गया है। तो फिर हम ये कैसे मान ले भी वो जो चीजें हैं वो शिव ही है? तो आपस में इनके तर्क वितर्क भी चलते हैं। फिर कोई किसी बात को मान लेता है, कोई किसी को, जो प्रिंट होकर आ जाता है फिर हम उसको मान लेते हैं। फिर कोई और दोबारा खोजता है, वो अपना एक आइडियोलॉजी बताता है और उसके पक्ष में अपने सबूत देता है, फिर वो एक नई जानकारी हमारे सामने आ जाती है। तो दूसरे शब्दों में ये चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है भाई। कुछ लोग इसे शम्मन से जोड़ने का भी सुझाव देते हैं। अब शम्मन कौन से होते हैं? वही जो जादू टोना झाड़ फूंक से कोई बीमारी का इलाज कर देते हैं लोगों का, वो अपने आप में भगवान बन जाते हैं। तो कुछ कहते हैं भी नहीं, ये आद्य शिव नहीं है, ये तो कोई ओझा होगा, कोई तांत्रिक है वो होगा। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। अब आप देखिए, तो इतिहासकारों ने जब काम किया तो उनके सामने कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आई थी। तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया, तो उन चीजों को भी हमें समझना जरूरी था। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन है वो उठ जाते हैं। अब आप लास्ट में आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 टेबल दी गई है कालखंड को लेकर, जिनकी बेसिक जानकारी हमने शून्य जो क्लास थी अपने उसके अंदर ले लिया था अपनों ने। अब उस कालखंड वाले के अंदर वो चीजें दी गई है जो हमने विस्तृत के अंदर नहीं पढ़ी। वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, वो भविष्य में काम आ सकती है। जैसे कल को आप CUET का पेपर देते हो तो वहां आपके लिए यूजफुल हो सकती है। हाँ, स्कूल की जो परीक्षाएं होती है, बोर्ड का जो एग्जाम होता है, उनमें ये तारीखें
नहीं पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आज अपना ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ईंट, मनके और अस्थियां, एक एक चीज को हमने विस्तृत रूप से अच्छे से क्लियर किया है और आपको अच्छे से नोट्स बनाने के लिए भी प्रेरित किया है। भी इन चीजों को आप अपनी नोट्स की कॉपी में अच्छे से नोट है वो कर लीजिएगा। और जब ये सारा काम हो जाएगा तो पाठ के पीछे के अगर अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो उनका कोई अब मतलब नहीं रहता, क्योंकि वहां जो चीजें वो डिस्कशन कर रहा है वो सारी चीजें हम यहां कर चुके हैं। अब आगे टाइम टू टाइम हम बीच में अब इनके जो MCQ क्वेश्चन सीरीज है वो भी और इंपॉर्टेंट तथ्यों के ऊपर भी बात है वो करते रहेंगे और इसी प्रकार बने रहिएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं आपके दूसरे चैप्टर आरंभिक इतिहास से 600 BC से कहानी को स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।